हेलो, मेरा नाम है यतिन और आप देख रहे हैं कॉमर्स विद यतिन। आज की वीडियो हम शुरू करने वाले हैं बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 3 जो कि है प्राइवेट, पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस। सो लेट्स बिगिन। देखो, इंडियन इकोनॉमी जो है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है, पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर के बारे में हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने पढ़ा था सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, जॉइंट इंटू फैमिली बिजनेस, कोऑपरेटिव सोसाइटी, कंपनी और मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस। अब इसमें हम पढ़ेंगे डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस एंड गवर्नमेंट कंपनीज के बारे में। आगे चलोगे कि पब्लिक सेक्टर होता क्या है। देखो, यहाँ पर भी वेरियस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो कि होली या फिर पार्शियली ओन्ड होते हैं एंड मैनेज्ड होती हैं बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जो या तो कंप्लीटली उनको ओन एंड मैनेज कर रही होती है या फिर पार्शियली कर रही होती है। इनके एग्जांपल्स हैं इंडियन रेलवेज, एयर इंडिया एंड बीएसएनएल एक्सेट्रा। आगे चलोगे, इसके भी कुछ फॉर्म्स के बारे में हम इसमें बात करेंगे। 3 फॉर्म्स हैं इसकी, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस एंड गवर्नमेंट कंपनीज। सबसे पहले डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के बारे में बात कर लेते हैं। देखो, ये क्या होते हैं, ये डिपार्टमेंट की तरह बनाए जाते हैं कि किसी मिनिस्ट्री का एक डिपार्टमेंट है एंड उसी के पार्ट की तरह माना जाता है इसको। एंड जो गवर्नमेंट है वो इन्हीं के थ्रू फंक्शन करती है। उसके अलावा ये जो है ऑटोनॉमस नहीं होते हैं, यानी कि इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन ये नहीं होते, इनके पास राइट्स नहीं है खुद के डिसीजन खुद लेने के। गवर्नमेंट इनके डिसीजन लेती है और उन्हीं के अकॉर्डिंग इनको चलना पड़ता है। बाकी ये जो है सेपरेट लीगल एंटिटीज भी नहीं है, गवर्नमेंट का पार्ट है, कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। इसके बाद जो है ये एक्ट करती है थ्रू द ऑफिसर्स ऑफ गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एम्प्लॉइज आर देयर एम्प्लॉइज। जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज होते हैं वही इन कॉर्पोरेशंस के एम्प्लॉइज होते हैं, इन डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के एम्प्लॉइज होते हैं। इसके एग्जांपल्स है रेलवेज, पोस्ट टेलीग्राफ एक्सेट्रा। आगे चलोगे, इसके कुछ फीचर्स के बारे में बात करेंगे। तो जो फंडिंग है वो डायरेक्ट गवर्नमेंट की ट्रेजरी से आती है, जो रेवेन्यू है वो भी डायरेक्ट गवर्नमेंट की ट्रेजरी में जाता है। अकाउंटिंग जो वो ऐसे परफॉर्म करी जाती है जैसे किसी गवर्नमेंट एक्टिविटी के अंदर करी जा रही हो, जैसे किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की अकाउंटिंग होती है ना, उसी तरह इस बिजनेस की अकाउंटिंग होती है। तो ये बिजनेस जैसा तो कतई भी साउंड नहीं करता है। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज होते हैं वही इनके वर्कर होते हैं एंड इनको हेड करते हैं आईएएस ऑफिसर्स, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफिसर्स या फिर अदर सिविल सर्वेंट्स हु आर ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन मिनिस्ट्री टू अनदर। जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं वो यहाँ पर हेड होते हैं, इन ऑर्गेनाइजेशंस को वही हेड करते हैं। इसके बाद आता है जनरली कंसिडर्ड अ मेजर सब डिविजन ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का ही एक मेजर सब डिविजन माना जाता है इस तरह के बिजनेस को। बाकी डायरेक्ट कंट्रोल होता है मिनिस्ट्री का इनके ऊपर एंड ये सेम अकाउंटिंग प्रोसीजर्स को फॉलो करते हैं जो कि किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में किए जाते हैं एंड ये अकाउंटेबल टू द मिनिस्ट्री होते हैं, यानी कि मिनिस्ट्री को ना हर चीज बतानी पड़ती है। पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या डिसीजन ले रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे, क्यों कर रहे हो, क्यों नहीं कर रहे, एटसेट्रा। आगे चलोगे, इसके कुछ फायदों के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, ये फैसिलिटेट करता है पार्लियामेंट को टू एक्सरसाइज इफेक्टिव कंट्रोल ओवर देयर ऑपरेशंस। उसके बाद हाई डिग्री ऑफ पब्लिक अकाउंटेबिलिटी होती है, यानी कि ये पब्लिक को भी अपनी सब चीजें अच्छे से बताते हैं, कुछ भी चीज आज छुपाते नहीं है कि कितना पैसा आ रहा है, कितना जा रहा है, क्या चल रहा है प्रोडक्ट्स के अंदर। कंपनी की जो चीजें बतानी चाहिए ना, बिजनेस की जो चीजें पब्लिक को बतानी चाहिए वो ये बताती है, तो ये काफी अच्छी चीज है इनकी। उसके बाद आता है रेवेन्यू गोज डायरेक्टली टू गवर्नमेंट ट्रेजरी, हेंस इट इज अ सोर्स ऑफ इनकम फॉर गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट के लिए एक इनकम का सोर्स हो जाता है इनकी तरफ से आने वाला पैसा, जो कि काफी अच्छी चीज है। एंड दिस फॉर्म इज मोस्ट सुटेबल फॉर नेशनल सिक्योरिटी एज दे आर डायरेक्टली अंडर द मिनिस्ट्री। जो वो आपने टेंसेंट का नाम सुना होगा, टेंसेंट एक कंपनी है जिसने पबजी मोबाइल को इंडिया में लॉन्च किया था एंड भाई साहब सुनने में क्या आया था कि इंडियंस का डेटा वो चाइना में ले जाके बेच देती है टेंसेंट कंपनी, जिसकी वजह से हमारे पास नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स आने लगे थे, यानी कि हमारी जो नेशनल सिक्योरिटी है वो ब्रीच हो रही थी। हमारे देश की इंफॉर्मेशन दुश्मन देश में जा रही थी, जो कि काफी बुरी चीज थी। एंड यहाँ पर क्या होता है, ये जो डीयू है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, इनको गवर्नमेंट डायरेक्टली रन करती है, तो नेशनल सिक्योरिटी का कोई इशू यहाँ पर नहीं हो सकता, जो कि काफी अच्छी चीज बन जाती है। इसके कुछ नुकसान के बारे में बात करेंगे तो इनके पास कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, हर चीज जो है हर डिसीजन इनका गवर्नमेंट लेती है, इनके हाथ में कुछ नहीं है। एंड जो इनके हेड है वो अलाउड नहीं है टू टेक इंडिपेंडेंट डिसीजंस विदाउट द अप्रूवल ऑफ कंसर्न मिनिस्ट्री। वही वाली बात, मिनिस्ट्री इनकी डिसीजन लेगी, इनके जो हेड है जो भी इनको रन कर रहे हैं वो नहीं ले सकते। बाकी डिपार्टमेंट के कुछ ओवर कॉशियस एंड कंजर्वेटिव अप्रूवल्स होते हैं जो कि इनको अलाउ नहीं करते टू टेक रिस्की वेंचर्स, यानी कि ये ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते अपने बिजनेस के अंदर, जो कि काफी बुरी चीज है यार। मतलब बिजनेस का बहुत बड़ा पार्ट है रिस्क, जब तक बिजनेस में रिस्क नहीं लिया जाएगा तब तक ग्रोथ के चांसेस ही नहीं रहेंगे। खैर, इनको कम रिस्क लेने की परमिशन होती है, जो कि काफी बुरी बात है। बाकी यहाँ पर रेड टेपिज्म होता है। रेड टेपिज्म का मतलब है कुछ आलतू फालतू फॉर्मेलिटीज जो कि इनको करनी पड़ती है, क्योंकि गवर्नमेंट ने इनसे कहा है, मिनिस्ट्री ने इनसे कुछ कह दिया कि तुम्हें ये फॉर्मेलिटीज करनी पड़ेंगी, ये वाला पेपर वर्क करना पड़ेगा, एंड उनका कोई फायदा नहीं होता। कुछ पेपर वर्क इनसे ऐसा करवाया जाता है जिसका कोई फायदा नहीं होने वाला, लेकिन फिर भी इन्हें करना ही करना पड़ता है, तो ये इसकी काफी बुरी बात है। लास्ट में आता है डज नॉट प्रोवाइड एडिक्वेट सर्विसेज टू कस्टमर्स। इतनी कमियां है इनके पास, पैसा खुद मैनेज नहीं कर सकते, कंट्रोल खुद नहीं कर सकते, रेड टेपिज्म है, इतनी आलतू फालतू की चीजों के चलते ये कस्टमर्स को भी अच्छे से कभी कभी सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं। अगले टाइप की बात करेंगे स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस। ये जो है थोड़ा सा डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग से अच्छा होता है,
यहाँ पर थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी होती है इनके हेड्स के पास कि जो अपने पैसे को खुद मैनेज कर सकते हैं, अपने छोटे मोटे डिसीजंस खुद ले सकते हैं। इनके लिए जो पार्लियामेंट के द्वारा एक एक्ट बनाया जाता है, स्पेशल एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट, जो कि डिफाइन करता है पावर्स एंड फंक्शंस इनके, रूल्स एंड रेगुलेशंस इनके एंड इनके रिलेशनशिप विद गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। यानी कि एक एक्ट इनके लिए स्पेशली बनाया जाएगा जिसके अंदर इनकी पावर्स लिखी हुई होंगी कि तुम्हारी इतनी लिमिटेड पावर्स हैं, इनके अंदर रहकर तुम अपने डिसीजंस ले सकते हो, अपना पैसा मैनेज कर सकते हो, अपना कंट्रोल कर सकते हो, और रेड टेपिज्म भी यहाँ पर नहीं होता है, जो कि काफी अच्छी चीज है। एंड यहाँ पर क्या फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होते हैं विद क्लियर कंट्रोल ओवर अ स्पेसिफाइड एरिया और अ पर्टिकुलर कमर्शियल एक्टिविटी। वही मैंने आपको पहले बता दिया। और ये सेपरेट लीगल एंटिटी होते हैं, गवर्नमेंट से हटके होते हैं इनकी एंटिटी, इनकी लीगल एग्जिस्टेंस अलग है। इसके कुछ फीचर्स की बात करोगे तो वही वाली बात है जो मैंने अभी आपको बताई। देखो, एक स्पेशल एक्ट के अंदर इनको बनाया जाता है, बाकी ये होली ओन्ड होते हैं बाय द स्टेट, गवर्नमेंट का लेना देना खास नहीं होता है इसमें। सेपरेट लीगल एंटिटी है, इंडिपेंडेंटली फाइनेंस्ड है, अपने फंड्स को ऑब्टेन करती है बोरोइंग्स फ्रॉम गवर्नमेंट एंड रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज से। बाकी ये डज नॉट फॉलो सेम अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग प्रोसीजर्स एप्लीकेबल टू गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। ये जो है एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की तरह नहीं होता है, एक बिजनेस की तरह लगता है, तो उसी की तरह इनकी अकाउंटिंग भी होती है, जो कि काफी बढ़िया चीज है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के कंपैरिजन में। एंड जो इनके एम्प्लॉइज है वो सिविल सर्वेंट्स नहीं होते हैं। आगे चलोगे इसके कुछ फायदों की बात करेंगे। वही इंडिपेंडेंस एंड फंक्शनिंग एंड ऑपरेशंस, एंड गवर्नमेंट जो है ज्यादा इंटरफेयर नहीं करती इनके फाइनेंशियल मैटर्स में। इनके खुद के पॉलिसीज होते हैं, खुद के प्रोसीजर्स होते हैं विद इन द पावर्स असाइंड टू देम। जितनी इनके पास पावर है उस हिसाब से ये खूब कंट्रोल कर सकते हैं अपने बिजनेस को। बाकी सबसे अच्छी चीज जो है वो ये है कि इसके पास पावर ऑफ गवर्नमेंट है कंबाइंड विद इनिशिएटिव्स ऑफ प्राइवेट एंटरप्राइजेस। यानी कि प्राइवेट एंटरप्राइज की तरह ये अपने कंपनी को बोले तो अपने बिजनेस को रन कर पाते हैं, और इनके पास गवर्नमेंट की भी पावर है, तो काफी दमदार चीज बना देती है इसको ये। इसके कुछ नुकसान के बारे में बात करेंगे तो ये जो है इनके पास बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। मैंने आपसे कहा ना, एक लिमिट होती है कि इस हद तक तुम कंट्रोल कर सकते हो अपनी बिजनेस को, उसके बाद हम ही देखेंगे, गवर्नमेंट ऐसा इनसे कहती है। जो मेजर डिसीजंस होते हैं उनके अंदर भी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत रहता है, करप्शन भी इसके अंदर बहुत होता है। इनका पैसा दो और ये काम जल्दी जल्दी करते, बिना पैसे के करते ही नहीं है। अब यहाँ पर जो है गवर्नमेंट ही अपॉइंट करती है इनके एडवाइजर्स को, जिसकी वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर नहीं कर पाते हैं, अदर डिसीजंस में भी ये एंटर नहीं कर पाते हैं अपने बिजनेस को लेकर, क्योंकि गवर्नमेंट लोग अपॉइंट करती है इनके लिए, ये खुद हायरिंग्स नहीं कर पाते हैं। और जब कोई डिसएग्रीमेंट हो जाता है तो फाइनल डिसीजन जो है वो गवर्नमेंट ही लेती है, जिसकी वजह से जो एक्शन है वो डिले हो जाता है, काफी लंबा खच जाता है। काफी बुरी चीज है ये भी। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के कंपैरिजन में ये अच्छा है, लेकिन ये उतना अच्छा नहीं है जितना होना चाहिए था। अब सबसे बढ़िया चीज की बात करेंगे जो कि है गवर्नमेंट कंपनी। ये आपको बहुत बहुत ज्यादा सिमिलर लगेगा टू द जॉइंट स्टॉक कंपनी, जो कि आपने लास्ट वीडियो में पढ़ा था उसके बारे में। लास्ट वीडियो बोले तो इसका लास्ट चैप्टर बिजनेस स्टडीज का चैप्टर 2। यहाँ पे क्या होता है, एटलीस्ट 50% शेयर्स होते हैं इन द हैंड्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, और पार्टली बाय बोथ। यानी कि 51% शेयर जो वो गवर्नमेंट के हाथ में होते हैं, और 49% शेयर जो ये बेच देते हैं पब्लिक को। पब्लिक इनकी शेयर होल्डर बन सकती है आराम से, जो कि जॉइंट स्टॉक कंपनी के अंदर होता है, वही सेम इनके अंदर भी होता है। एंड ये भी जो है रजिस्टर्ड होते हैं कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर, जो कि जॉइंट स्टॉक कंपनीज रहती हैं, तो काफी सिमिलर ये साउंड कर रहा होगा आपको। बाकी कुछ सर्टेन प्रोविजंस होते हैं फॉर द अपॉइंटमेंट एंड रिटायरमेंट ऑफ डायरेक्टर्स एंड मैनेजर्स। रिटायरमेंट ऑफ मैनेजर्स एंड डायरेक्टर्स के अपॉइंटमेंट और रिटायरमेंट के लिए कुछ प्रोविजंस यहाँ पर बनाए गए हैं, और जो शेयर्स होते हैं वो परचेस करे जाते हैं इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम पर ये कंपनी होती है। आगे बात करेंगे इसके कुछ फीचर्स के बारे में। तो सबसे पहले वही कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड है, और ये केस फाइल कर सकती है किसी एनी थर्ड पार्टी के अगेंस्ट। किसी कंपनी ने इसके साथ कुछ उल्टा सीधा कर दिया तो इसके अगेंस्ट केस फाइल कर सकते हैं, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है, गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल इनके ऊपर नहीं है। बाकी ये किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकते हैं एंड एक्वायर कर सकते हैं प्रॉपर्टी इन इट्स ओन नेम, यानी कि अपने नाम से प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, अपने हिसाब से पैसे मैनेज कर सकते हैं, अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं। काफी बढ़िया चीज है। और मैनेजमेंट इज रेगुलेटेड बाय द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट के रेगुलेशंस का भी फायदा ये ले पाते हैं। आगे चलेंगे और कुछ फीचर्स की बात करोगे तो जो एम्प्लॉइज है वो अपॉइंट करते हैं ये अपने हिसाब से, अकॉर्डिंग टू ओन रूल्स एंड रेगुलेशंस। गवर्नमेंट का लेना देना नहीं है ज्यादा, और ये एग्जेम्प्टेड होते हैं फ्रॉम द अकाउंटिंग एंड ऑडिट रूल्स एंड प्रोसीजर्स व्हिच गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स फॉलो। गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स में जिस तरह से ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग होती है उस तरह से इनको नहीं करवानी पड़ती। इनकी जो अकाउंटिंग है वो बिजनेस की तरह ही होती है, जैसे बिजनेस में अकाउंटिंग होती है सेम उसी तरह इनकी होती है। ये गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट नहीं है, अलग बिजनेस से कंपनीज हैं।
और ये पैसा लेकर आते हैं गवर्नमेंट की शेयर होल्डिंग से और अदर प्राइवेट शेयर होल्डिंग से। जो शेयर होल्डर्स हैं इनके, वहीं से इनके पास पैसा आता है। बाकी ये परमिटेड है टू रेज फंड्स फ्रॉम द कैपिटल मार्केट। उसके बाद आगे चलेंगे, कुछ फायदों की बात करोगे तो कैन बी एस्टैब्लिश्ड बाय फुलफिलिंग द रिक्वायरमेंट्स ऑफ इंडियन कंपनीज एक्ट, नो सेपरेट एक्ट रिक्वायर्ड। जैसा कि स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन में मैंने आपको बताया था, एक स्पेशल एक्ट होता है पार्लियामेंट का जिसके हिसाब से उसको बनाया जाता है, लेकिन यहाँ पर कोई भी स्पेशल एक्ट नहीं है, कंपनीज एक्ट के हिसाब से ही चलता रहता है, जैसे कि जॉइंट स्टॉक कंपनीज चलती हैं। बाकी ये भी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, ऑटोनॉमस है, यानी कि खुद के पास पावर है डिसीजंस लेने की, एंड प्रोवाइड कर पाते हैं गुड्स एंड सर्विसेज एट रीजनेबल प्राइसेस, क्योंकि इनके ऊपर ज्यादा दिक्कतें नहीं है गवर्नमेंट के ऊपर से, गवर्नमेंट की साइड से जो है ज्यादा इनके ऊपर प्रेशर नहीं है, तो ये अपने हिसाब से चीजों को ज्यादा अच्छा मैनेज कर पाते हैं एंड कस्टमर्स को भी रीजनेबल प्राइसेस पर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर पाते हैं। आगे चलोगे इसके कुछ ना कुछ नुकसान तो रहेंगे ही। तो वो कुछ कंपनीज होती हैं जिनके अंदर गवर्नमेंट जो है वो ओनली शेयर होल्डर होती है, तो वहां पर जो कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस हैं उनका फायदा नहीं हो पाता, उसको उसकी कोई ज्यादा रेलेवेंस नहीं है। देखो कोई कंपनी कंप्लीटली गवर्नमेंट के अंडर में ही होती है, तो वो जॉइंट स्टॉक कंपनी की तरह रन नहीं कर पाती, वो गवर्नमेंट के हिसाब से कंट्रोल होता है उसका, क्योंकि जब पूरी शेयर होल्डिंग गवर्नमेंट के पास है तो डिसीजंस भी तो वही लेगी ना। बाकी इट इवेट्स से कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बाकी ये इवेट करती है कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी को, जो कि कोई भी कंपनी गवर्नमेंट की तरफ से जो फाइनेंस है उसके पास होनी चाहिए। अगला पॉइंट आता है, इट इज नॉट आंसरेबल डायरेक्टली टू द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट इनसे डायरेक्टली सवाल नहीं कर सकता, या अपने हिसाब से चीजों को चलाते हैं तो कभी कभी गड़बड़ भी कर सकते हैं। अब देखो मैंने आपसे कहा ना, कुछ कंपनीज के अंदर जो है गवर्नमेंट के पास पूरी की पूरी शेयर होल्डिंग होती है, कुछ कंपनियां जिनका सोल शेयर होल्डर होती है गवर्नमेंट, वहां पर ये जो कंपनीज हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी की तरह बिल्कुल भी नहीं लगती हैं, क्योंकि हर चीज गवर्नमेंट के हाथ में, पैसा गवर्नमेंट ने लगा के रखा, जो डिसीजन भी गवर्नमेंट लेगी, तो कहां से कंपनी लग रही है, ये गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट जैसा ही साउंड कर रहा है। तो कुछ कुछ कंपनीज में ये भी होता है। आगे एक टॉपिक आता है जो कि है चेंजिंग रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर में कुछ कुछ चीजें चेंज हो रही है, जैसे कि डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर जो वो डेवलप होता जा रहा है, इनकी फैसिलिटीज जो अच्छी होती जा रही है, रीजनल बैलेंस भी यहाँ पर बनता जा रहा है, अलग अलग रीजन में जो है कंपनियां सेटअप करी जाती है, तो वहां पर भी बैलेंस बन रहा है कि ऐसा नहीं है कि किसी एक जगह को खूब डेवलप करा जा रहा हो और दूसरी जगह को डेवलप ही ना करा जा रहा हो। तो हर सिटी, हर स्टेट, सब कुछ डेवलप हो रहा है गवर्नमेंट कंपनीज के चलते, ये पब्लिक सेक्टर की वजह से। बाकी इकोनॉमीज ऑफ स्केल, यानी कि जो हमारी ओवरऑल इकोनॉमी है वो स्केल अप करती जा रही है, क्योंकि ये जो कंपनीज है अलग अलग जगहों पर सेटअप करी जा रही हैं, देश के अलग अलग कोनों में इन फैक्ट्रीज वगैरह को सेटअप करा जा रहा है, लोगों को ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट दिया जा रहा है, एंड काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें इनके चलते हो रही हैं, काफी फायदा हो रहा है हमारी इकोनॉमी को। बाकी ये एक चेक रखती है ओवर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर। अब आपने कुछ बिजनेसमैन देखे होंगे जो कि ऐसे स्टार्टअप करते हैं जिनसे कि अमीर और अमीर होते जाते हैं और गरीब होते जाते हैं, यानी कि उनको कुछ स्किल्ड वर्कर्स चाहिए होते हैं अपनी कंपनी के अंदर काम करने के लिए, जिसकी वजह से जो स्किल्ड लोग हैं वो तो अमीर पे अमीर हुए जा रहे हैं, और जिनमें स्किल्स नहीं है वो डाउन चले जा रहे हैं। कुछ बिजनेसमैन जो है जो प्राइवेट सेक्टर में है वो ऐसे बिजनेस में पैसा लगाते ही नहीं है जहां पर छोटे मोटे लोग भी काम कर सके, जिनके पास स्किल्स कम है, नॉलेज कम है, वो भी उसके अंदर काम कर सके, कुछ पैसा कमा सके। ऐसे बिजनेस के अंदर पैसा ही नहीं लगाते हमारे प्राइवेट सेक्टर वाले लोग। तो पब्लिक सेक्टर ने जो है ये चीज को भी सॉल्व किया है कि हर आदमी काम कर सके, ज्यादा से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सके, क्योंकि एक प्राइवेट सेक्टर में जो एक किसी कंपनी का मालिक होता है ना, उसको सिर्फ ये चाहिए कि मेरा काम निकलना चाहिए, जो काम मैं करवाना चाहता हूँ वो कोई आदमी कर दे, अगर वो मेरे लिए कर रहा है तो ठीक है, वरना तुम नहीं कर पाओगे तो रहने दो। यानी कि इससे जो कॉन्सेंट्रेशन होता जाता है, एक तरफ कोई चलती जाती है पूरी इकोनॉमी कि ये आदमी तो अमीर हो रहा है, इसके अंदर कंपनी में जो लोग काम कर रहे हैं वो भी अमीर हुए जा रहे हैं और बाकी लोग बेरोजगार रह रहे हैं। तो गवर्नमेंट क्या करती है कि बहुत सारी अलग अलग बिजनेसेस के अंदर पैसा लगाती है, पब्लिक सेक्टर से काफ़ी ज़्यादा फायदा हो रहा है, जिससे हर किसी को एम्प्लॉयमेंट मिल पाता है, इनकम इनइक्वालिटी जो वो कम हो जाती है। बाकी यहाँ पर इम्पोर्ट सब्सिट्यूशन भी होता है, यानी कि जो है प्राइवेट सेक्टर में जो कंपनीज है वो इम्पोर्ट करते चले जाते हैं, हमारे देश की इकोनॉमी को गिराते जा रहे हैं, खुद तो खूब पैसा कमा रहे हैं, लेकिन देश की इकोनॉमी जो है कुछ खास ग्रो नहीं कर पा रही, क्योंकि एक्सपोर्ट जो है वो कम हो जाता है हमारी कंट्री का। तो पब्लिक सेक्टर क्या करता है, एक्सपोर्ट को बढ़ाने की कोशिश करता है हमारी कंट्री के, जिस कंट्री का एक्सपोर्ट जितना ज्यादा होता है उतनी ही ज्यादा उसकी वैल्यू होती है। बाकी गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज टुवर्ड्स पब्लिक सेक्टर सिंस 1991। सबसे पहला पॉइंट है रिडक्शन ऑफ नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज रिजर्व्ड फॉर द पब्लिक सेक्टर फ्रॉम 17 to 8 एंड देन 3। देखो पहले क्या था, 17 इंडस्ट्रीज जो है वो रिजर्व्ड थी पब्लिक सेक्टर के लिए कि यहाँ पर सिर्फ पब्लिक सेक्टर ही काम करेगा, प्राइवेट लोग इसमें टांग नहीं अड़ा सकते। 17 ऐसी इंडस्ट्री थी जिनके अंदर
सिर्फ गवर्नमेंट की ही कंपनियां चलती थी, प्राइवेट कंपनीज नहीं हुआ करती थी। तो बाद में क्या करा इन्होंने, गवर्नमेंट की पॉलिसीज ने 17 से 8 कर दिया उनको कि अब सिर्फ 8 हमारे पास चीज़ें रिजर्व्ड हैं, 8 इंडस्ट्रीज रिजर्व्ड हैं जिनके अंदर हम ही बिजनेस कर सकते हैं, प्राइवेट लोग नहीं कर सकते। इससे क्या फायदा हुआ कि 9 इंडस्ट्री बच गई जिसमें जो प्राइवेट सेक्टर भी कंट्रीब्यूशन अपना कर सकता है एंड उस चीज को और ज्यादा ग्रो कर सकता है। हमारी इकोनॉमी जो है और ज्यादा ग्रो कर जाएगी जब ज्यादा बिजनेसेस उस इंडस्ट्री के अंदर होंगे। और बाद में क्या करा गया, उनको 8 से 3 कर दिया गया, यानी कि सिर्फ 3 इस टाइम पर इंडस्ट्रीज हैं जहां पर सिर्फ पब्लिक सेक्टर ही काम कर सकता है। बाकी की सब जगहों पर जो है प्राइवेट सेक्टर का भी पूरा हाथ है ग्रो करने के लिए, जो कि फायदेमंद चीज है यार। मतलब प्राइवेट सेक्टर वाले लोग भी कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं हमारी देश की इकोनॉमी में। पहले 17 इंडस्ट्रीज रिजर्व थी, यानी कि 17 इंडस्ट्रीज के अंदर गवर्नमेंट को ही काम करना पड़ेगा, पूरी की पूरी जिम्मेदारी गवर्नमेंट को संभालनी पड़ेगी। अब सिर्फ 3 इंडस्ट्री संभालनी पड़ रही है, तो अपने टाइम को, अपने पैसे को और ज्यादा अच्छी चीजों में लगा सकते हैं, विच इज वेरी नाइस। अगला पॉइंट आता है डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ शेयर्स ऑफ अ सिलेक्ट सेट ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। यानी कि पहले क्या करती थी गवर्नमेंट, बहुत सारा पैसा फंसा के रखती थी एक एक इंडस्ट्री के अंदर, लेकिन अब क्या करा उन्होंने, पैसा काफी सारा निकाल लिया है और ज्यादा अच्छी चीजों में लगाया जा रहा है उसको। और जो पॉलिसीज होती हैं रिगार्डिंग सिक यूनिट्स टू बी द सेम एज दैट फॉर द प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर में जो सिक यूनिट्स होती हैं उनके लिए जो पॉलिसीज हैं वही सेम जो है पब्लिक सेक्टर के लिए भी बना दी गई है 1991 के बाद से। अब सिक यूनिट्स क्या होते हैं, देखो सिक यूनिट्स होती हैं ऐसी कंपनियां, ऐसे बिजनेसेस जो कि डाउन जा रहे होते हैं, जिनके अंदर डाउनफॉल आ रहा होता है, या तो उन्हें कुछ फंडिंग वगैरह की जरूरत है, किसी मैनेजमेंट की जरूरत है, या तो उन्हें रिवाइवल की जरूरत है कि यार हमारी कंपनी जो है डूब रही है, इसको या तो कोई उठा दे, या तो कोई बंदी करवा दे, या तो वाइडनिंग अप करवा दी जाए इसकी। तो उसके लिए जो है गवर्नमेंट मदद करती थी प्राइवेट सेक्टर के अंदर कंपनीज की, अब जो है पब्लिक सेक्टर के अंदर भी मदद करी जाती है, सेम प्रोविजंस हैं 1991 के बाद से। बाकी अगला पॉइंट है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, यानी कि पब्लिक कंपनीज जो है उनको ग्रेटर ऑटोनॉमी दे दी गई है। हमारी जो पब्लिक कंपनीज हैं, जो भी पब्लिक सेक्टर में हमारे बिजनेसेस चलते हैं, उनको ज्यादा ऑटोनॉमी दी गई है। ऑटोनॉमी बोले तो डिसीजन मेकिंग पावर उनके हाथ में दे दी गई है कि तुम अपने हिसाब से डिसीजन लो और चीजों को अपने हिसाब से चलाओ, तुम ही मैनेज करो, हम और चीजों पर ध्यान देते हैं। ऐसा गवर्नमेंट ने जो है पॉलिसी बनाई है 1991 के बाद से, जो कि काफी अच्छी चीज है। हमारी इकोनॉमी ज्यादा ग्रो कर पा रही है, गवर्नमेंट जो है और ज्यादा चीजों पर फोकस कर रही है और सब अपना अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं टू ग्रो आवर इकोनॉमी। अब एक टॉपिक इस चैप्टर के अंदर है ग्लोबल एंटरप्राइजेस। अब देखो ये ग्लोबल एंटरप्राइजेस के बारे में आपने बहुत सुना होगा, आपने एक वर्ड सुना होगा MNC, मल्टीनेशनल कंपनी। ये वो कंपनीज होती हैं जो एक से ज्यादा नेशंस में काम करती हैं, एक कंट्री में शुरू होती है ये कंपनी एंड बहुत सारी कंट्रीज में अपना बिजनेस करती है, जिससे बहुत सारे फायदे होते हैं। वो क्या होते हैं डिटेल में जान लेते हैं। ये देखो जाइगेंटिक एंटरप्राइजेस होते हैं, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां एंड ह्यूज लेवल ऑफ ऑपरेशंस इनके होते हैं। मैसिव कंट्रोल ऑन द वर्ल्ड इकोनॉमी बिकॉज ऑफ देयर कैपिटल रिसोर्सेज एंड लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड गुडविल। अब देखो इनके पास पैसा खूब सारा है, इनका नाम खूब है, ये बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, तो वर्ल्ड इकोनॉमी के ऊपर इनका बहुत बड़ा हाथ होता है ग्रो करने के लिए। इसके कुछ फीचर्स के बारे में बात करेंगे। इनके पास जो ह्यूज कैपिटल रिसोर्सेज होते हैं, फॉरेन कोलैबोरेशन होता है, एडवांस टेक्नोलॉजी होती है, प्रोडक्ट इनोवेशन, मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, एक्सपेंशन ऑफ मार्केट टेरिटरी एंड सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल। ये होते हैं GE, बोले तो ग्लोबल एंटरप्राइजेस। आगे चलोगे, अगला पॉइंट आता है जॉइंट वेंचर। अब जॉइंट वेंचर से आप समझ गए होंगे कि दो कंपनियां मिलके कुछ तो कुछ करती होंगी, उससे कहते होंगे जॉइंट वेंचर। देखो जॉइंट वेंचर के ग्रेटेस्ट एग्जांपल्स इंडिया में है मारुति सुजुकी एंड VI। अब देखो मारुति इंडिया की कंपनी है जो कि कार बनाती थी इंडिया के अंदर, एंड फिर उन्होंने एक जापानीज कंपनी सुजुकी के साथ टाई अप कर लिया, एक जॉइंट वेंचर बना लिया, जिससे कि उनका बिजनेस काफी बढ़ पाया। जापानीज टेक्नोलॉजी वो इंडिया में यूज करने लगे एंड जापान में कुछ कुछ इंडियन टेक्नोलॉजी करी जाने लगी, जिससे काफी बढ़िया मामला हो गया। मतलब उनकी कार्स भी अच्छी होगी और इनकी कार्स भी अच्छी होगी, सुजुकी वालों की भी और मारुति वालों की भी। बाकी VI अगला एग्जाम्पल है हमारे पास, वोडाफोन, आइडिया, इन दो कंपनीज ने मिलकर अपने बिजनेस को और ज्यादा अच्छे से चलाया एंड आज के टाइम पर VI ज्यादा अच्छा ग्रो कर रहा है। आइडिया जितना चलता था और वोडाफोन जितना चलता था, उन दोनों को मिलाकर उससे ज्यादा VI चल रहा है। ये जो जॉइंट वेंचर इन दोनों ने मिलकर बनाया है, ये ज्यादा अच्छा ग्रो कर पा रहा है, ज्यादा पैसा कमा पा रहा है, इकोनॉमी में ज्यादा सपोर्ट कर पा रहा है। जॉइंट वेंचर भी जो है दो तरह के होते हैं, इक्विटी बेस्ड और कॉन्ट्रैक्चुअल। इक्विटी बेस्ड में देखो 3 चीज आते हैं, कंपनी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप और पार्टनरशिप। कॉन्ट्रैक्चुअल में आता है कोऑपरेशन, एग्रीमेंट और स्ट्रेटेजिक अलायंस।
सबसे पहले कॉन्ट्रेक्चुअल जेवी के बारे में बात कर लेते हैं। कॉन्ट्रेक्चुअल जॉइंट वेंचर, 2 और मोर पार्टीज हैव अ कॉमन इंटेंशन ऑफ रनिंग अ बिजनेस वेंचर। 2 या 2 से ज्यादा पार्टीज, 2 या 2 से ज्यादा बिजनेसेस मिलके एक जॉइंट वेंचर बनाते हैं और ईच पार्टी ब्रिंग्स सम इनपुट। हर एक पार्टी थोड़ा थोड़ा इनपुट उसके अंदर डालती है। हर एक पार्टी एक्सरसाइज करती है कुछ कंट्रोल ऑन द बिजनेस, थोड़ा थोड़ा कंट्रोल सबका होता है, मिलके उसको चलाते हैं। इनकी जो रिलेशनशिप है वो सिर्फ ट्रांजैक्शन टू ट्रांजैक्शन नहीं होती है, बट हैज अ लॉन्गर ड्यूरेशन। इनकी लंबे समय तक रिलेशनशिप चलती है। फिर आते हैं इक्विटी बेस्ड जॉइंट वेंचर, जिसके अंदर क्या होगा, एक अग्रीमेंट बनाया जाएगा ऑफ आइदर क्रिएट अ न्यू एंटिटी और वन ऑफ द पार्टीज टू जॉइन ओनरशिप ऑफ एन एग्जिस्टिंग एंटिटी। या तो एक नई एंटिटी बना लो, यानी कि नया बिजनेस बना लो, नई कंपनी बना लो नए नाम से, या फिर ऐसा करो कि एक कंपनी दूसरे को ज्वाइन कर ले और पहली वाली को हटा दे, और इस तरह ये सिस्टम चलता है इनका। शेयर्ड ओनरशिप होती है, शेयर्ड मैनेजमेंट होता है, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है रिगार्डिंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड अदर फाइनेंसिंग अरेंजमेंट्स। शेयर्ड प्रॉफिट एंड लॉसेस होते हैं अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट। एग्रीमेंट बनाया जाता है और उसी के अकॉर्डिंग सब चीज चलती है। इसके कुछ फायदों के बारे में बात करेंगे। जॉइंट वेंचर्स के फायदे क्या होते हैं, देखो, इंक्रीज रिसोर्सेज एंड कैपेसिटी, एक्सेस टू न्यू मार्केट्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेटवर्क्स। मान लो जब 2 कंट्रीज की कंपनियां आपस में टाई अप करेंगी, एक जॉइंट वेंचर बनाएंगी, तो उससे क्या फायदा होगा। मान लो जापान और इंडिया की 2 कंपनीज ने जब टाई अप करा, तो जो इंडिया की कंपनी थी उसको जापान का मार्केट मिल गया और जो जापान की कंपनी थी उसको इंडिया का भी मार्केट मिल गया। दोनों का फायदा है। बाकी एक्सेस टू टेक्नोलॉजी होता है, हमारी इंडियन कंपनी को जापानीज टेक्नोलॉजी का एक्सेस मिल गया, which is my god very nice। इनोवेशन होता है, लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है। तो आप कहोगे ये कैसे होता है। मान लो अमेरिका की कोई कंपनी है और वो इंडिया में आती है, एक जॉइंट वेंचर बनाती है और इंडिया में प्रोडक्शन करती है, तो लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑब्वियसली आएगा। मान लो कोई ऐसा काम है जिसमें लोगों की जरूरत ज्यादा होती है और इंडिया में लोगों की कोई कमी है ही नहीं, लेबर की कोई कमी है ही नहीं इंडिया के अंदर, तो काफी सस्ती लेबर होती है। तो वो जो अमेरिकन कंपनी जिसने इंडियन कंपनी के साथ टाई अप करा है, एक जॉइंट वेंचर बनाया है, उनको काफी लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगा, क्योंकि अमेरिका में बहुत महंगी होती है लेबर इंडिया के कंपेरिजन में। बाकी ब्रांड नेम होता है, जैसे कि मैंने आपके कहा सुजुकी और मारुति का एग्जांपल मैंने आपको दिया था। सुजुकी जापान में एक बहुत एस्टेब्लिश्ड ब्रांड था, जो कि जब इंडिया में आया मारुति के साथ मिला तो मारुति की वैल्यू बहुत बढ़ गई। मारुति सुजुकी एक ब्रांड बन गया। मारुति सिर्फ नॉर्मल कंपनी थी एक इंडिया की। एक और टॉपिक यहाँ पर दिया गया है आपको, पीपीपी मॉडल, जो कि है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। इससे आप समझ गए होंगे, प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर के कुछ बिजनेसेस आपस में मिलके कोई जॉइंट वेंचर बनाते हैं, उससे ही हम कहते होंगे पीपीपी। एग्जैक्टली आप सही समझे हैं। ये रिलेशनशिप है बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट एंटरप्राइजेस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अदर सर्विसेज। वही बात जो मैंने अभी आपको बताई। अब देखो, पब्लिक सेक्टर का जो रोल है वो इसके अंदर ये है कि ये इंश्योर करे दैट द सोशल ऑब्लिगेशंस आर फुलफिल्ड एंड सेक्टर रिफॉर्म्स एंड पब्लिक इन्वेस्टमेंट्स आर सक्सेसफुली मेट। ये हमारे पब्लिक सेक्टर का रोल है। इसके अंदर पब्लिक सेक्टर की जो कंपनी आएगी ये पीपीपी के अंदर, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है। उसके बाद प्राइवेट सेक्टर वालों का रोल क्या है, वो ये है कि इट मेक यूज ऑफ इट्स एक्सपर्टीज इन ऑपरेशंस, मैनेजिंग टास्क एंड इनोवेशन टू रन द बिजनेस एफिशिएंटली। यानी कि प्राइवेट सेक्टर का काम ये है कि वो बिजनेस को चलाए और पब्लिक सेक्टर का काम ये है कि वो गवर्नमेंट की तरफ से सारी परमिशन वगैरह लेकर के आए और कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत ना हो। ये 2 कंपनियां, 2 टाइप की कंपनियां मिलकर एक बिजनेस बनाती हैं। और वो सेक्टर जहां पर पीपीपी वर्क करता है, पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, वाटर एंड सैनिटेशन, रिफ्यूज डिस्पोजल, पाइपलाइंस, हॉस्पिटल्स, स्कूल बिल्डिंग्स एंड टीचिंग फैसिलिटीज, स्टेडियम्स, एयर ट्रैफिक कंट्रोल, प्रिजन्स, रेलवेज, रोड्स, बिलिंग एंड अदर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम्स एंड हाउसिंग। ये कुछ सेक्टर्स है जहां पर हमारा पीपीपी मॉडल वर्क करता है। बहुत कुछ हमने इस चैप्टर में जान लिया। इसी के साथ आपका ये चैप्टर खत्म हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और कमेंट कर दिया करो यार, क्लास में तो तुम शर्मा जाते हो डाउट्स पूछने से, मुझे पता है लोगों को शर्म भी लगती है यार क्या आप पूछो टीचर से। यहाँ पे भी शर्मा रहे हो क्या? लिखो और पूछो, हम जवाब देंगे आपके हर सवाल का। लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब एंड बाय बाय।